नमस्कार, मैं डॉक्टर हनुमंत पवार, शहीद भगत सिंह महाविद्यालय किल्लारी, BA तृतीय वर्ष हिंदी भाषा। इस प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत है। हिंदी भाषा के विविध रूप हमें देखना है। इसका पहला रूप हमें पाठ्यक्रम में रखा गया है प्रयोजनमूलक हिंदी। इसके अर्थ, परिभाषा, स्वरूप तथा प्रयुक्ति क्षेत्र हमें पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, उसका अध्ययन हमें करना है। प्रस्तावना। जैसा हम सभी जानते हैं, भाषा मनुष्य जीवन का प्रमुख अंग है। वह मानवीय भावनाओं का आदान प्रदान करता है, अर्थात भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने विचारों की लेन देन करता है। भाषा के दो आयाम माने जाते हैं, एक सौंदर्यपरक आयाम, दो प्रयोजनपरक आयाम। इस संदर्भ में डॉक्टर माधव सोनटक्के जी ने लिखा है, सौंदर्यपरक आयाम में भाषा सर्जनात्मक होती है, जिसका विकास साहित्य की भाषा के रूप में होता है। यह भाषा कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि विभिन्न विधाओं में वह उभर कर सामने आती है। भाषा के प्रयोजनपरक आयाम का संबंध हमारी सामाजिक आवश्यकताओं से होती है, जो व्यक्तिपरक होकर भी समाज सापेक्ष होती है। भाषा के इस प्रकार्यात्मक आयाम का प्रयोग किसी प्रयोजन विशेष अथवा विशिष्ट क्षेत्र के संदर्भ में किया जाता है। यह भाषा प्रशासन व्यवस्था, तकनीकी आदि क्षेत्रों में प्रयुक्ति बनकर भाषाई प्रकार्य निभाती है। संक्षिप्त में अगर कहा जाए, सामाजिक व्यवहार में विशिष्ट भाषा के लिए वह प्रयोजनमूलक भाषा वह कहा जाता है। इसके नामकरण के संबंध में अगर देखा जाए तो प्रयोजन और मूलक यह दो शब्दों से यह शब्द बना है। प्रयोजन इस शब्द का अर्थ होता है उद्देश्य, और मूलक इस शब्द का अर्थ होता है आधारित। जो भाषा उद्देश्य पर आधारित है उसे प्रयोजनमूलक भाषा कहा जाता है। अर्थात इसे कुछ विद्वानों ने व्यवहारिक हिंदी, कार्यालयीन हिंदी आदि शब्दों का प्रयोग किया है, परंतु प्रयोजनमूलक भाषा या हिंदी यही नाम इसे उचित है। अंग्रेजी में इसे फंक्शनल हिंदी कहा जाता है। प्रयोजनमूलक अर्थात उद्देश्य पर आधारित भाषा यानी प्रयोजनमूलक भाषा, इस प्रकार से उसका नामकरण हम देख सकते हैं। विभिन्न विद्वानों ने उसकी परिभाषा की है। सबसे पहले प्रसिद्ध भाषाविद विनोद गोदरे जी इस प्रयोजनमूलक हिंदी की परिभाषा इस प्रकार करते हैं, जीवन जगत की विभिन्न आवश्यकताओं तथा लोक व्यवहार, उच्च शिक्षा तंत्र तथा जीविकोपार्जन आदि के लिए विशेष अभ्यास और ज्ञान के द्वारा विशेष शब्दावली में विशेष भाषा प्रयुक्तियों को प्रयोजनमूलक हिंदी कहा जाता है। अर्थात इन्होंने दो चार बातें इसके संबंध में कही है कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या जीवन की आवश्यकता की पूर्ति कराने के लिए विशेष अभ्यास और ज्ञान के द्वारा विशेष शब्दावली में विशेष भाषा जो प्रयुक्त होती है उसे प्रयोजनमूलक हिंदी इस प्रकार से विनोद गोदरे जी कहते हैं। आगे चलकर दूसरी परिभाषा डॉक्टर राधे मोहन शर्मा इस प्रकार करते हैं, प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा का वह रूप है जिसका प्रयोग किसी खास प्रयोजन के संदर्भ में किया जाता है। वही अर्थ, वही बातें कि जिस भाषा का प्रयोग किसी खास
प्रयोजन के लिए किया जाता है या जिस भाषा का प्रयोग किसी खास प्रयोजन के संदर्भ में किया जाता है उसे प्रयोजन मूलक हिंदी, इस प्रकार से डॉक्टर राधे मोहन शर्मा परिभाषा करते हैं। डॉक्टर दंगल झाल्टे इसकी परिभाषा करते हुए कहते हैं, एक ऐसी विशिष्ट भाषिक संरचना से युक्त हिंदी जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है। वही बातें हैं, थोड़ा घुमा फिरा कर एक और दूसरा शब्द नया डालकर इसकी परिभाषा की गई है। यानी दंगल झाल्टे जी का क्या मानना है कि एक ऐसी विशिष्ट भाषिक संरचना से युक्त हिंदी जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है। अर्थात वही बातें कि जिस भाषा का प्रयोग विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है उसे जो प्रयोजन मूलक हिंदी वह कहा जाता है। मोटूरी सत्यनारायण जैसे विद्वान कहते हैं, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी यानी प्रयोजन मूलक हिंदी। अर्थात इन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है कि जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसे उन्होंने प्रयोजन मूलक हिंदी कहा है। तो डॉक्टर दिलीप सिंह जीवन और समाज की विभिन्न दायित्वों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी यानी प्रयोजन मूलक हिंदी। थोड़ा मोटूरी सत्यनारायण ने क्या कहा था, जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे प्रयोजन मूलक हिंदी। तो डॉक्टर दिलीप सिंह जी ने उसके साथ एक शब्द जोड़ा सिर्फ कि जीवन और समाज ये जोड़ दिया, जीवन और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे प्रयोजन मूलक हिंदी उन्होंने कहा है। अर्थात कुल मिलाकर अगर कहे इन सारी परिभाषाओं को देखने के बाद एक स्थूल परिभाषा हम कर सकते हैं कि विशिष्ट क्षेत्र के लिए विशिष्ट लोगों द्वारा बनाई गई विशिष्ट भाषा प्रयोजन मूलक हिंदी है। अर्थात विशिष्ट क्षेत्र के लिए विशिष्ट लोगों द्वारा बनाई गई विशिष्ट उद्दिष्ट पूर्ति की भाषा यानी प्रयोजन मूलक हिंदी। अर्थात एक विशेष क्षेत्र है, विशिष्ट लोगों द्वारा बनाई गई है और जो भाषा विशिष्ट है, विशेष है, उसे प्रयोजन मूलक हिंदी वह कहा जाता है। अर्थात एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए विशिष्ट लोगों द्वारा बनाई गई विशिष्ट भाषा यानी प्रयोजन मूलक हिंदी। इस प्रकार से कुल मिलाकर सारी परिभाषाओं का सार हम देख सकते हैं। अब हमें देखना है प्रयोजन मूलक हिंदी की स्वरूपगत विशेषताएं। इसकी पहली विशेषता है यह विशिष्ट भाषा है। भाषा के दो रूप, एक सामान्य भाषा और दूसरी विशिष्ट भाषा। सामान्य भाषा और विशिष्ट भाषा या प्रयोजन मूलक भाषा के बीच शब्द और शैली दोनों स्तरों पर अंतर होता है। यानी सामान्य भाषा की अभिव्यक्ति शैली कभी लाक्षणिक होती है, व्यंजनापरक होती है, अलंकारिक होती है, हास्य प्रदान होती है, परंतु ठीक इसके विपरीत विशिष्ट भाषा की अभिव्यक्ति की जो शैली है वह शुद्ध वाच्यार्थ प्रधान, गंभीर, अलंकार विरहित, सीधी, सरल, स्पष्ट, एकार्थी होती है। अर्थात ये विशिष्ट भाषा ही वह प्रयोजन मूलक भाषा है। जैसे विभिन्न कार्यालयों, विज्ञान, विधि आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त प्रयोजन मूलक हिंदी एक विशिष्ट भाषा है। उसका अपना एक विशिष्ट शब्द भंडार है, वह सटीक है, सुस्पष्ट है, गंभीर है, एकार्थक है, उसमें मुहावरे और कहावतों का कोई लेना देना नहीं है। अर्थात उसमें कोई अलंकार की भी बातें नहीं होती। अर्थात साहित्यिक भाषा में एक विशिष्ट भाषा के रूप में वह प्रस्तुत हो जाती है। अर्थात यह भाषा प्रयोजन मूलक हिंदी यह एक विशिष्ट भाषा है, विशेष भाषा है। सामान्य भाषा में एक प्रकार से व्यंजना पूर्णता होगी, अलंकारिता होगी, वह
वह लाक्षणिकता उसमें होंगी, हास्यमयता उसमें होगी, परंतु इस विशिष्ट भाषा अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी में इस ऐसा कुछ होता नहीं। वह सीधी सरल वाच्यार्थ प्रदान अलंकार रहित वह एकार्थी जो भाषा होती है उसे प्रयोजन मूलक हिंदी वह कहा जाता है। दूसरी इसकी विशेषता है कृत्रिमता और औपचारिकता। यानी सामान्य भाषा या व्यावहारिक भाषा तथा प्रयोजनमूलक भाषा में मुख्य अंतर यह है कि सामान्य भाषा सहज रूप में अपने आप में विकसित होती रहती है, परंतु प्रयोजनमूलक भाषा कृत्रिम है, औपचारिक है। यानी सहज रूप से सीख सकते हैं, सहज रूप से उसे अपना सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, वह अपने आप वह भाषा विकसित होती जाती है। परंतु प्रयोजनमूलक हिंदी उसे बनाना पड़ता है और वह एक प्रकार से अनौपचारिक नहीं होती बल्कि औपचारिक होती है। उदाहरण अगर देना है तो सामान्य भाषा में यह पत्र सभी को देखने के लिए भेजिए या भेजो, इस प्रकार से वह कहा जाएगा। परंतु वही प्रयोजनमूलक हिंदी में किसी कार्यालयीन हिंदी का प्रयोग अगर उसमें करना है या किसी कार्यालय में इस भाषा का प्रयोग करना है तो पत्र अवलोकनार्थ प्रेषित करे, इस प्रकार का अर्थ उसमें आ जाएगा, इस प्रकार की कथन उसमें आ जाएगा। या सामान्य भाषा के अंतर्गत कोई हमारे रुपये देना है या किसी से हमारे पैसे आने हैं तो हम सहज रूप में उसे कहते हैं कि मेरे पैसे दे दो। परंतु वही अगर बैंकों में अगर वह कोई मैनेजर उस बैंक का शाखा व्यवस्थापक अपने कैशियर से अगर कह रहा है तो वह कहेगा भुगतान करे, इस प्रकार से वह कहेगा। मूलतः यह प्रयोजन मूलक हिंदी एक कृत्रिम भाषा है, एक औपचारिक भाषा है। तीसरी उसकी विशेषता है अर्जित भाषा। यानी भाषा का प्रथम चरण सामान्य भाषा होता है, प्रयोजन मूलक भाषा यह भाषा का दूसरा चरण है। सामान्य भाषा सहज होती है, मनुष्य घर और समाज से वह सहज रूप से उसे प्राप्त करता है। यह सामान्य भाषा अपने आप में सहज रूप में एक प्रकार से हम सीख लेते हैं और उसमें अभिव्यक्त भी हो सकते हैं, किंतु प्रयोजनमूलक भाषा अर्जित करनी पड़ती है, प्राप्त करनी पड़ती है, उसे प्रयत्न अनुरूप उसे ग्रहण करना पड़ता है। जैसे कोई हिंदी भाषिक व्यक्ति है, उसे भी प्रयोजनमूलक हिंदी यह सीखनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी रोजमर्रा की सामान्य भाषा और प्रयोजनमूलक भाषा इसमें अंतर है। इसीलिए यह प्रयोजनमूलक हिंदी वह अर्जित भाषा है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं विशेष प्रयत्न से, जिसे हम एक प्रकार से प्राप्त करते हैं। इसीलिए तो हम समझो किसी कार्यालय में चले गए, समझो हम किसी सरकारी कार्यालय में चले जाते हैं, वहां से कोई आवेदन पत्र या पत्र हमें लिखवाना है तो हम शिक्षित होकर भी किसी वहां जानकार व्यक्ति से हम वह लिखवा कर लेते हैं। कोई समझो स्टैंप लिखवाना है तो स्टैंप हमें लिखना आने के बावजूद भी उस स्टैंप लिखने वाला एक विशिष्ट व्यक्ति होता है, उसकी पास जाकर हम स्टैंप लिखवाते हैं। उसका क्या कारण है? क्योंकि उस व्यक्ति ने उस भाषा को अर्जित किया है, प्राप्त किया है। अर्थात सामान्य भाषा सहज रूप में हमें प्राप्त होती है या सामान्य भाषा में हम सहज रूप से अभिव्यक्त होते हैं, परंतु प्रयोजनमूलक हिंदी को हम अर्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं। अगली इसकी विशेषता है उपयोगिता या प्रयोजन परकता। प्रयोजनमूलक हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी अनुप्रयुक्तता अर्थात प्रयोजनीयता। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी का एक विशिष्ट रूप विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार उपयोग में वह लाया जाता है।
जैसे इसकी क्या विशेषता, प्रयोजन परकता, उपयोग परकता, यानी क्या, जो जहां भी यह उपयोग में लाई जाती है उसका एक अपना एक रूप है। यानी बैंकों में उपयोग में लाई जा रही है बैंकों की भाषा, कार्यालय में उपयोग में आ रही है कार्यालय की भाषा, वह समझो जनसंचार माध्यमों में उपयोग में लाई जा रही है वह जनसंचार की भाषा, कानून विधि न्यायालय में प्रयुक्त की जा रही है तो वहां की भाषा। इस प्रकार से प्रयोजनीयता वह उसकी मुख्य विशेषता है, वह अलग अलग क्षेत्र में जहां जहां भी प्रयोग में लाई जाती है उसका एक अलग अपना ढांचा है, अर्थात उपयोगिता या प्रयोजन परकता इसकी प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता वैज्ञानिकता। प्रयोजन मूलक हिंदी वैज्ञानिक होती है। किसी भी विषय के तर्क संगत या कार्य कारण भाव से युक्त विशिष्ट ज्ञान पर आधारित प्रवृत्ति को वैज्ञानिक कहा जाता है। इस दृष्टि से प्रयोजन मूलक हिंदी संबंधित विषय वस्तु को विशिष्ट तर्क और कार्य कारण संबंधों पर आश्रित नियमों के अनुसार विश्लेषित करती है, उसे प्रस्तुत करती है। अर्थात यह वस्तुनिष्ठता उसमें महत्वपूर्णता है, वह उसमें एक प्रकार से वह कोई अनेकारता नहीं होती, एक ही अर्थ, एक ही शब्द, एक ही वह एक प्रकार से उसका वह उत्तर, यानी वस्तुनिष्ठता या वैज्ञानिकता जिसे वह कहा जाता है, यह एक इसकी विशेषता है। पारिभाषिकता तथा अभिधा परकता, यानी पारिभाषिकता प्रयोजन मूलक हिंदी की महत्वपूर्ण विशेषता है। संदिग्धता, अस्पष्टता या अनेकार्थता का प्रयोजन मूलक हिंदी में कोई स्थान नहीं है। यह अलंकार रहित है, सीधी है, स्पष्ट है, स्वयंपूर्ण है, इसकी अपनी पारिभाषिक शब्दावली होती है। प्रयुक्ति परकता अगली विशेषता। भिन्न भिन्न कार्य क्षेत्रों के लिए जिन भाषा रूपों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रयुक्ति या रजिस्ट्रार कहा जाता है। अर्थात जहां जहां भी प्रयुक्त हो जाती है वहां उसकी प्रयुक्ति क्षेत्र कहा जाते हैं। अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी जब कार्यालयों, विज्ञान, विधि, बैंक, व्यापार, जनसंचार आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है तब उसमें कई भाषा भेद बन जाते हैं। प्रत्येक की शब्द संपदा और संरचना में अंतर हमें दिखाई देता है। अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी इन विभिन्न भाषा रूपों का एक समन्वयी नाम है, समन्वित नाम है। अर्थात वह उसके अलग अलग रूपों में वो प्रयुक्त होती है और इन सभी रूपों को मिलाकर प्रयोजन मूलक भाषा वह कहा जाता है। और इसकी अंतिम विशेषता है सामाजिकता। प्रयोजन मूलक हिंदी का महत्वपूर्ण या उपयोग समाज तथा उसमें जुड़ी विभिन्न ज्ञान शाखाओं से है। सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक भूमिका तथा स्तर के अनुसार प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रयुक्तिक स्तर या भाषा में प्रयोग में आते हैं। अर्थात जैसे मोटूरी सत्यनारायण जी ने कहा था कि सामाजिक या समाज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे जो प्रयोजन मूलक हिंदी अर्थात सामाजिकता इसकी अपनी विशेषता है। अब हमें देखना है प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रयुक्ति क्षेत्र, उसे ही प्रयोग क्षेत्र कहा जाता है, उसे ही उसकी व्याप्ति कहा जाता है या उसके विविध रूप कहा जाता है। जैसे ही प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों का आधार है उसका प्रयोग क्षेत्र। आज हिंदी सिर्फ एक सृजनात्मक साहित्य लेखन की भाषा नहीं है, आधुनिक विषयों तथा ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग हो रहा है। वास्तव में राष्ट्रीय विकास के लिए भाषा के साहित्यिक और साहित्येतर दोनों पक्षों की आवश्यकता है।
यानी उसमें साहित्य भी लिखना आवश्यक है और साहित्येतर क्षेत्र में भी उसका उपयोग होना आवश्यक है, तभी जाकर वह भाषा सही रूप से एक प्रकार से विकसित हो जाती है। किसी भी भाषा के लिए या किसी भी भाषा का अगर मूल्यांकन करना है तो वह साहित्यिक और साहित्येतर दोनों रूपों में कितना प्रयोग में लाई जाती है, वह इसी दृष्टि से वह उसका मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही उसकी कितनी पारिभाषिक शब्दावली है, यह भी महत्वपूर्ण है। उसी तरह साहित्येतर क्षेत्र में वह कितनी प्रयुक्त होती है, उस भाषा का प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में कितना होता है, यह भी वह उस भाषा की महत्ता को लेकर या भाषा के मूल्यांकन को लेकर वह चर्चा होना आवश्यक है, या उस भाषा का महत्व वह प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्थात प्रयोजनमूलक हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियां हैं। प्रयोजनमूलक भाषा जहाँ प्रयुक्त या प्रयोग होती है वही उसके विविध रूप कहलाए जाते हैं, वही उसकी व्याप्ति कहलाई जाती है। और यह प्रयुक्ति अपने प्रयोग क्षेत्र के अनुकूल शब्दावली, पदबंध, वाक्यांश, वाक्यों का वह संयोजन करती है। वैसे तो भाषा के दो अभिव्यक्ति रूप, एक लिखित रूप और दूसरा मौखिक रूप। समाचार पत्र, पारिवारिक पत्र, प्रतिवेदन, लेख आदि में लिखित अभिव्यक्ति होती है, तो व्यावसायिक क्षेत्रों में लिखित तथा मौखिक दोनों रूपों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रयुक्ति क्षेत्र या व्याप्ति का अर्थ है यह जहां जहां भी प्रयोग में लाई जाती है यह उसकी प्रयुक्ति क्षेत्र है। अलग अलग विद्वानों ने उसके प्रयुक्ति क्षेत्र बतलाए हैं। जैसे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार बोलचाल की हिंदी, व्यापारी हिंदी, कार्यालयीन हिंदी, शास्त्रीय हिंदी, तकनीकी हिंदी, साहित्यिक हिंदी, समाजी हिंदी, इस प्रकार के उन्होंने प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूपों के वह नाम दिए हैं। उसी प्रकार डॉक्टर सुरेश कुमार के अनुसार आधारभूत हिंदी, कार्यालयीन हिंदी, तकनीकी हिंदी, वाणिज्यिक हिंदी, साहित्यिक हिंदी, क्लासिकी या शास्त्रीय हिंदी, इस प्रकार से उसका वह जो विविध रूप उसे प्रस्तुत कर देते हैं। तीसरे एक विद्वान है डॉक्टर दिलीप सिंह। इन्होंने प्रयोजनमूलक हिंदी के 5 रूप माने हैं। 1 वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी, 2 प्रशासनिक या कार्यालयीन हिंदी, 3 विधि की हिंदी, 4 वाणिज्य की हिंदी या व्यावसायिक हिंदी और 5 जनसंचार माध्यमों की हिंदी। यह अलग अलग विद्वानों के अनुसार वह प्रयोजनमूलक हिंदी के विभिन्न क्षेत्र है, परंतु डॉक्टर दिलीप सिंह के द्वारा प्रस्तुत रूपों को ही सर्वमान्यता वह मिली है और उसे ही देखना आवश्यक है। डॉक्टर दिलीप सिंह ने प्रयोजनमूलक हिंदी का पहला प्रयोग क्षेत्र माना वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी। क्या है वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी? इसमें भौतिक, रसायन, जीव, वनस्पति इन 4 शाखाओं से संबंधित भाषा रूप आ जाते हैं। भौतिक, रसायन, जीव, वनस्पति इन 4 शाखाओं से संबंधित भाषा रूप जिसमें आते हैं उसे वैज्ञानिक हिंदी कहा जाता है। इन सभी क्षेत्रों से संबंधित भाषा की अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है। उसमें कुछ अंश तक संरचनात्मक भेद भी होता है। स्थूल रूप से इसमें समानता भी हमें दिखाई देती है। इन क्षेत्रों की शब्दावली मूलतः अंग्रेजी शब्दावली का अनुवाद है, इसलिए इन शब्दों के लिप्यंतरण में यह ध्यान दिया गया है कि सुस्पष्टता और परिशुद्धता उसमें होना आवश्यक है। वैज्ञानिक के साथ साथ तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी वह भी उसकी भी अपनी वह
भाषा है यानी इंजीनियरिंग से संबंधित, या जो हिंदी यानी तकनीकी हिंदी। अर्थात यह तकनीकी या वैज्ञानिक हिंदी की अपने अपनी शब्दावली है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी की पहली विशेषता है सुस्पष्टता और परिशुद्धता। प्रयोजन मूलक हिंदी की जैसी शब्दावली मैंने कहा कि अंग्रेजी शब्दावली का अनुवाद है। यह वैज्ञानिक हिंदी और तकनीकी हिंदी की शब्दावली अंग्रेजी शब्दावली का अनुवाद है। परिणामतः शब्दों के लिप्यंतरण में सुस्पष्टता और परिशुद्धता की रक्षा करना आवश्यक है। तकनीकी शब्दावली में परंपरागत तथा नवनिर्मित शब्दों की समस्या उत्पन्न होती सी दिखाई देती है। इसीलिए वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी अत्यंत सुस्पष्ट और परिशुद्ध होनी आवश्यक है। दूसरी इसकी विशेषता है वस्तुनिष्ठता। वैज्ञानिक भाषा औपचारिक होती है, वैज्ञानिक भाषा निर्वैयक्तिक होती है। इस क्षेत्र के लेखन में सामान्यतः कर्मवाच्य का अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह निर्वैयक्तिक लेखन में सहायक क्षेत्र है। अर्थात वस्तुनिष्ठता या निर्वैयक्तिकता यह इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जा सकती है। तीसरी और एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी की विशेषता है संक्षिप्तता एवं सुबोधता। यानी वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी संक्षिप्त होती है, थोड़े में अधिक कहने की प्रवृत्ति या विशेषता उसमें होती है। उसमें विस्तार नहीं होता, संक्षिप्त वह कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ उसमें वह प्रस्तुत हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण सुबोधता, उसका बोध हमें होता है, या एक प्रकार से उसका बोधन वह एकार्थी होने के कारण, अभिधार्थी होने के कारण वह सहज रूप में उसका बोध हमें हो जाता है। इसीलिए वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी अत्यंत संक्षिप्त एवं सुबोध होती है, यह उसकी विशेषता है। दूसरा भाषा रूप या दूसरी व्याप्ति है प्रशासनिक या कार्यालयीन हिंदी। जैसे नाम से ही पता है कि इसमें वह हिंदी आती है जिसका प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में विशेष रूप से किया जाता है। अर्थात कार्यालय या प्रशासन में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे प्रशासनिक या कार्यालयी हिंदी वह कहा जाता है। जैसा हम सभी जानते हैं, कार्यालय की सबसे बड़ी इकाई होती है प्रशासन, जिसके अंतर्गत सरकार को राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, साहित्यिक आदि दृष्टियों से प्रशासन का भार वह संभालना पड़ता है। और इस प्रकार के कार्यों से संबंधित साहित्य कार्यालयी साहित्य कहलाया जाता है। सरकारी कार्यालयों को सर्वमान्य ऐसी संज्ञा देना, कार्यवृत्तों का विवेचन करना, विभिन्न नियम विनियम बनाना, अंतर विभागीय पत्र व्यवहार करना कार्यालयी साहित्य के अंतर्गत आता है। साथ ही प्रारूपण, टिप्पण, लेखन, पत्राचार, प्रतिवेदन आदि से लेकर सरकारी नीति संबंधी विवरण तक की सभी बातें इसके अंतर्गत आ जाती है। अर्थात कार्यालय या प्रशासन में जिस भाषा का प्रयोग होता है, जिस नीति का प्रयोग होता है, वह सारी भाषा यानी प्रशासनिक या कार्यालयीन भाषा वह कहा जाता है। इसकी अपनी विशेषता है निर्वैयक्तिकता, पहली विशेषता है। यानी सरकारी अधिकारी का सरकारी आदेश से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। वह अधिकारी व्यक्तिगत रूप से कुछ न लिखकर निर्वैयक्तिक रूप में लिखता है। जैसा हम सभी जानते हैं
जिलाधिकारी की ओर से कोई पत्र निकलता है तो जिलाधिकारी का नाम नीचे नहीं होता, या तहसीलदार से कोई पत्र निकलता है, या हम समझो तहसीलदार से कोई आवेदन पत्र करते हैं, या हम हमारे प्राचार्य के नाम कोई आवेदन पत्र लिखते हैं, तो प्राचार्य का नाम हम लिखते नहीं, वह प्रति माननीय प्राचार्य साहब या प्रधानाचार्य जी अमुक अमुक महाविद्यालय, इस प्रकार से हम वह उस निर्वैयक्तिक रूप में एक प्रकार से जो उस भाषा का प्रयोग करते हैं, अर्थात निर्वैयक्तिकता यह उसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है तथ्यों में स्वपूर्णता और स्पष्टता। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि कार्यालयीन हिंदी में तथ्यों पर अधिक बल दिया जाता है, साथ ही यह अपेक्षा की जाती है कि वे तथ्य अपने आप में पूर्ण और स्पष्ट हो, वह अपने आप में पूर्ण और स्पष्ट हो, क्योंकि थोड़ी भी अस्पष्टता एक प्रकार से पूरे प्रशासन को बिगाड़ने का काम कर देती है। इसीलिए तथ्यों में स्वयं पूर्णता और स्पष्टता इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। 3 नंबर की विशेषता है असंदिग्धता। कार्यालयीन हिंदी में प्रयुक्त शब्द या वाक्यों में सरलता होनी आवश्यक है, स्पष्टता होनी आवश्यक है, सुबोधता होने की अपेक्षा वह होती है। क्योंकि अगर कार्यालयीन भाषा में क्लिष्टता आ गई, अस्पष्टता आ गई या असंदिग्धता उसमें है, तो एक प्रकार से जो पूरे प्रशासन को संदिग्ध बनाने का काम वह करा देती है। अर्थात उसमें अगर संदिग्धता की गुंजाइश अगर है, उसमें क्लिष्टता अगर है, उसमें अस्पष्टता अगर है, तो सारा प्रशासनिक कामकाज वह एक प्रकार से गड़बड़ी व मचा देने का काम हो जाता है। इसीलिए जो भी वाक्य है, जो भी आदेश है, जो भी भाषा है, वह असंदिग्ध होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। अगली विशेषता है वर्णनात्मकता। कार्यालयीन या प्रशासन एका दूसरा व्यक्ति से संबंधित नहीं होता, उसके माध्यम से पूरा देश या राज्य वह कार्यक्रमण करता है। इसीलिए कार्यालयीन हिंदी में आवश्यक तथ्यों का विवरण दिया जाता है और उस विवरण में प्रस्तुत विषय से संबंधित सारी जानकारी क्रमवार व प्रस्तुत कर दी जाती है। प्रत्येक विषय का संक्षिप्त विवरण उसमें होता ही है, क्योंकि वह प्रशासनिक कार्रवाई के लिए अत्यावश्यक है ही। समझो सरकार की ओर से कोई अध्यादेश निकला है और वह अध्यादेश में विवरण नहीं है किसी चीज का, तो प्रशासन चलाने के लिए अनेक दिक्कतें आ सकती है। तो छोटी छोटी बातों का या छोटी छोटी तथ्यों का विवरण या वर्णन उस पत्र में होता है, अध्यादेश में होता है। अर्थात वर्णनात्मकता यह उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। और अंतिम विशेषता है तकनीकी और अर्ध तकनीकी भाषा का प्रयोग। कार्यालयीन भाषा मुख्यतः तकनीकी और अर्ध तकनीकी होती है। इसी कारण सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द वाक्य किसी विशेष क्षेत्र के लिए रूढ़ हो जाते हैं और शब्द और वाक्यों का प्रयोग इससे बाहर किया जाए तो अटपटा सा लग जाता है। इसीलिए कार्यालयीन हिंदी अंग्रेजी वाक्य विन्यास से अधिक प्रभावित है। तकनीकी और अर्ध तकनीकी भाषा का प्रयोग उसमें होता है। सही है ना कि कार्यालय की ओर से कोई परिपत्रक आया है, समझो सरकार की ओर से कोई जीआर निकला है, तो सहज रूप में वह भाषा हमारे ध्यान में आती नहीं, क्योंकि वह तकनीकी और अर्ध तकनीकी भाषा होती है। अर्थात यह कार्यालयीन हिंदी की कुछ अपनी एक विशेषताएं हैं। तीसरी व्याप्ति है
या तीसरा रूप है प्रयोजन मूलक हिंदी का विधि की हिंदी या कानून की हिंदी। विधि का तात्पर्य है कानून या ऐसी व्यवस्था जिसका पालन समस्त जन को करना पड़ता है। यह क्षेत्र भी अत्यंत विस्तृत है। इसका प्रथम आधार है लिखित विधान, यानी हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है वह। इसीलिए संविधान, अधिनियम, विनियम, अनुबंध, करार आदि से संबंधित दस्तावेज इस विधि साहित्य के अंतर्गत आते हैं। साथ ही न्याय प्रक्रिया से संबंधित निर्णय, मामले, साक्ष्य आदि भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अर्थात कानून और उससे संबंधित सारी प्रक्रिया ये जिस भाषा में की जाती है उसे विधि की हिंदी या कानून की हिंदी वह कहा जाता है। इसकी विशेषताएं कुछ है। संक्षिप्तता यह इसकी प्रमुख विशेषता है। देखो ना, कानून की भाषा में या विधि की भाषा में ज्यादा विस्तार नहीं होता। टिपिकली संक्षिप्त रूप में वह सारी बातें प्रस्तुत की रहती है। उसी प्रकार सुनिश्चितता, स्पष्टता सही है क्योंकि यह लिखित रूप में होती है और जिसके माध्यम से सारा राज्य कारोबार चलता है वह भाषा अत्यंत सुनिश्चित होनी चाहिए, सुस्पष्ट होनी चाहिए और यह विधि की हिंदी होती है। उसी प्रकार भाव की संदिग्धता और विशुद्धता सही है ना। इसमें संदिग्धता नहीं होनी चाहिए क्योंकि कानून में ही अगर संदिग्धता है तो निर्णय देने वाला भी संदिग्ध निर्णय दे देगा और उसका पालन करने वाले भी संदिग्ध वो पालन करेंगे। उसी प्रकार यह भाषा अत्यंत विशुद्ध होती है। उसी तरह विधि विषयक परंपरागत शब्दावली होती है, उसका एक प्रकार से जो हमें प्रयोग करना आवश्यक है। संस्कृत, हिंदी, अन्य भारतीय भाषा में जो प्रचलित जो विषयक शब्दावली की एक दीर्घ परंपरा है उस परंपरा का पालन विधि की हिंदी में किया जाता है। और इसकी अंतिम विशेषता है अनुवाद प्रधानता। संविधान लागू होने के पश्चात हिंदी भाषा राज्यों की विधियों में भी अंग्रेजी, हिंदी दोनों भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि भाषा का स्वरूप अनुवाद प्रधान बन गया। संविधान की धारा एवं उपबंधों पर समय समय पर जारी किए गए आदेश आदि एक प्रकार से अंग्रेजी में है, हिंदी मात्र अनुवाद की भाषा वह रह गई है। अर्थात अनुवाद प्रधानता विधि की हिंदी के अंतर्गत महत्वपूर्ण है या उसमें एक उसकी विशेषता मानी जा सकती है। अगला भाषा रूप है वाणिज्य एवं व्यावसायिक हिंदी। वाणिज्य और व्यावसायिक क्षेत्र प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्ति के लिए बहुत विशाल क्षेत्र है। औद्योगिक क्रांति के बाद इसकी व्याप्ति और अधिक बढ़ी। वस्तु उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक समस्त गतिविधियों के साथ जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे वाणिज्य एवं व्यावसायिक हिंदी वह कहा जाता है। छोटे छोटे बाजार या ग्रामीण बाजार, हाटों से लेकर सट्टा बाजारों तक, मंडियों से लेकर आयात निर्यात तक, फुटपाथ से लेकर विविध सारणियों से प्रसारित होने वाले विज्ञापनों तक, हस्त व्यवसाय केंद्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों तक समस्त भाषाई संदर्भ
वाणिज्य एवं व्यावसायिक हिंदी के अंतर्गत आते हैं। इतना ही नहीं, औद्योगिक क्षेत्र, यातायात, सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी प्रतिष्ठानों, विभिन्न कार्यालय, बैंक, बीमा आदि भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। इस क्षेत्र के लिए विभिन्न स्रोतों की शब्दावली की आवश्यकता होती है। इससे संबंधित शब्द क्षेत्र विस्तृत होने के कारण विभिन्न स्रोतों से वह आते हैं। जैसे संस्कृत से हमने परंपरागत, देशज, तत्सम आदि शब्दों को हमने ले लिया। जैसे संस्कृत से मूल्य, व्यय, धन, वित्त, वृद्धि आदि शब्द हिंदी ने अपना लिए। उसी प्रकार अरबी फारसी शब्दों में से या भाषाओं में से कर्ज, गिरवी, जमानत, अदायगी आदि शब्द लिए। तो देशज भाषाओं से तो अनेक हजारों शब्द इस वाणिज्य और व्यावसायिक हिंदी में आ गए, जिसमें टकसाली, सोना, सराफा बाजार, सूची, वायदा आदि हजारों शब्द है। अर्थात रूढ़िगत स्पष्टता वह उसमें होनी आवश्यक है, क्योंकि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो शब्द रूढ़िगत रूप में आए हैं उसका स्पष्ट उल्लेख इस वाणिज्यिक भाषा में या व्यावसायिक भाषा में होता है और वह होना भी आवश्यक है। प्रभावात्मकता इसकी, क्योंकि वाणिज्य और व्यावसायिक क्षेत्र में या बैंक, बीमा, वस्तु उत्पादन, क्रय विक्रय, विज्ञापन आदि से संबंधित भाषा रूपों का प्रयोग इसमें होता है। इसीलिए वह एक प्रकार से प्रभावात्मक रूप में वो प्रस्तुत होना आवश्यक है। समझो विज्ञापन है, वह विज्ञापन की भाषा अत्यंत प्रभावात्मक होनी आवश्यक है। और साथ ही संक्षिप्तता और विनम्रता यह भी उसकी विशेषता है, क्योंकि व्यापार को अगर बढ़ाना है, व्यापार को आगे ले जाना है तो वह विनम्रता सबसे महत्वपूर्ण है और इस भाषा के लिए वह अत्यावश्यक है ही। और अंतिम भाषा रूप है जनसंचार माध्यमों की भाषा। जन संचार व मास कम्युनिकेशन अर्थात लोक संचार या जनसंचार। जनसंचार के अनेक माध्यम माने जाते हैं, परंपरागत माध्यम और आधुनिक माध्यम। वह परंपरागत माध्यमों के में लोकगीत, लोक नृत्य, लोकनाट्य व लोकगाथा, लोक कथा आदि आते हैं। तो आधुनिक माध्यमों के अंतर्गत एक प्रकार से जो सारे नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम व मुद्रित माध्यम, श्राव्य माध्यम, दृश्य श्राव्य माध्यम, इस प्रकार से ये जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत आ जाते हैं। अर्थात देश की उन्नति के लिए जनसंचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिखरे हुए समाज के सभी लोगों तक संचार माध्यमों द्वारा ही संदेश पहुंचाया जाता है। मुद्रित माध्यमों से लेकर नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों तक सभी माध्यम इसके अंतर्गत आते हैं। सभी पत्र पत्रिकाएं, आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्म और नव समाज माध्यम भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। और भारत की संपर्क भाषा, हमारे राष्ट्र की संपर्क भाषा हिंदी होने के कारण इन जनसंचार माध्यमों के साथ उसका अटूट नाता होता है। वर्तमान समय में हिंदी जनसंचार माध्यमों की भाषा के रूप में एक सशक्त भाषा के रूप में प्रस्तुत हो रही है। सूचना और संदेश जन सामान्य तक पहुंचाना यह माध्यमों का प्रमुख लक्षण होता है, प्रमुख गुण होता है। और इसी कारण वह इन माध्यमों से, चाहे लिखित माध्यम हो या श्राव्य माध्यम हो या दृश्य श्राव्य माध्यम हो, वह उसे सशक्त एक भाषा के रूप में प्रस्तुत करने का काम वह होना आवश्यक है और एक आम भाषा का प्रयोग उसमें होना आवश्यक है।
क्योंकि इन जनसंचार माध्यमों को देखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले सामान्य व्यक्ति से लेकर महानगरों में रहने वाले व्यक्ति तक सभी लोग उसमें आ जाते हैं। अर्थात दूरदर्शन का विज्ञापन देखने वाला किसी झोपड़ी में रहने वाला सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है और वही विज्ञापन किसी महानगर में रहने वाला व्यक्ति भी देखता है। तो इसमें भाषा का आम प्रयोग, सामान्य प्रयोग, जिसे कॉमन लैंग्वेज कहा जाता है, वह होना आवश्यक है और उस भाषा की विशेषता है। प्रभावशीलता, जनसंचार माध्यम सूचना और संदेश को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। तो वह जो सूचना और जो संदेश है अत्यंत प्रभावी रूप में, वह प्रभावी भाषा में वह लोगों तक पहुंचना आवश्यक है, तभी जाकर उस संदेश का और सूचना का वह महत्व और अधिक बढ़ता है। प्रभावी भाषा के लिए स्पष्ट उच्चारण और उचित संभाषण शैली होनी आवश्यक है, नहीं तो क्या कहने वाला क्या कह रहा है यह अगर ध्यान में नहीं आता तो जनसंचार माध्यमों का कोई उपयोग ही नहीं है। कुल मिलाकर अगर कहे तो हिंदी ने समय की मांग के अनुसार अपने आप को बदलकर नए नए रूपों में ढाल लिया है और जैसे जैसे जीवन के क्षेत्र बढ़ते गए, जीवन की आवश्यकता बढ़ती गई, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हिंदी नया कदम रख रही है, नई पहल कर रही है, उस क्षेत्र में अपना नया विस्तार कर रही है। एक समय में हिंदी सिर्फ साहित्य तक सीमित थी, विशिष्ट विधा तक सीमित थी, परंतु समय के अनुसार मनुष्य के जीवन के क्षेत्र बदल गए, जीवन के क्षेत्रों की वह नई नई पूर्ति हुई, तो उसकी पूर्ति के लिए वह हिंदी भी वहां तक वह पहुंचना उसका काम था। इसीलिए विधि, वाणिज्य, तकनीकी, विज्ञान, कार्यालय क्षेत्र में अपना अस्तित्व बनाने का काम आज हिंदी कर रही है और इस क्षेत्र में निश्चित रूप से सामाजिक जीवन की पूर्ति के लिए हिंदी आज योगदान दे रही है। जनसंचार माध्यम में तो वह हिंदी का बोलबाला अत्यधिक है। हम देखते हैं कि जितनी सारणियां है, चैनल है, उन सभी में अधिक से अधिक सारणियां या चैनल हिंदी माध्यम के हैं, हिंदी है, क्योंकि उन्हें पता है अपनी संदेश, अपनी सूचना लोगों तक पहुंचाना है, तो इसके अलावा कोई दूसरा वह माध्यम प्रभावी रूप से नहीं है। इसीलिए जनसंचार माध्यम की भाषा तो वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र में वह आज दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। वैसे तो किसी भी भाषा का आरंभिक काल और उसका भाषिक रूप आरंभ में क्लिष्ट तथा दुर्बोध होता है, किंतु जैसे जैसे वह भाषा प्रयोग में आती है वह सहज बनती रहती है और प्रयोजनमूलक हिंदी भी इस दृष्टि से वह सफल प्रयास कर रही है और प्रयोजनमूलक हिंदी एक विशिष्ट भाषा के रूप में आज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अर्थात प्रयोजनमूलक हिंदी की यह जो हमने व्याप्ति देखी, ये व्याप्ति आज तक वो ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे उसके क्षेत्र बढ़ेंगे, जीवन के क्षेत्र बढ़ेंगे, उसकी व्याप्ति भी बढ़ेंगी, उसके विविध रूप सामने आ जाएंगे, उसके प्रयुक्त क्षेत्र व प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।